नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप देख रहे हैं जननायक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव है और ऐसे में उम्मीद थी कि वित्त मंत्री महोदया आम आदमी की तो कम से कम चिंता करेगी, लेकिन बजट को सुनकर ऐसा कुछ लगा नहीं। टैक्स टेररिज्म माफी चाहती हूं, करों के बोझ से उसे कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स की स्लैब वही रखी गई है, गैस पेट्रोल उतने ही महंगे रहेंगे। किसान, मजदूर, नौकरी पेशा, छिटपुट काम करने वाले सारे लोगों की जिंदगी बजट के बाद भी उतनी ही कठिन रहेगी। तो बजट के समाचार में सबसे पहले हम सुनते हैं राजस्थान के मशहूर साहित्यकार अतुल कनक का विश्लेषण। कवियों की वेदनाओं पे आहों पे टैक्स हो, हर आम आदमी की कराहों पे टैक्स हो। बजट पर जब जब भी चर्चा होती है, मुझे कोटा के कवि जगदीश विमल गुलकंद की एक पंक्तियां हमेशा याद आती हैं। खुशकिस्मती है कि इस बार आम आदमी पर कोई टैक्स नहीं लादा गया, नया टैक्स नहीं लादा गया, लेकिन एक उम्मीद थी, खासकर नौकरी पेशा वर्ग में, कि इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा बदलाव होगा, कुछ ज़्यादा छूट मिलेगी और ख़ासकर जो बचत पर छूट मिलती है धारा 80C के तहत, उसका भी दायरा बढ़ाया जाएगा, वो भी कम से कम 3 लाख तक पहुंचेगी। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि नई पेंशन योजना में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है, लेकिन बहुत सारे संस्थान, खासकर निगम ऐसे हैं जहां कर्मचारियों को एनपीएस की सुविधा नहीं मिलती, इसलिए यह फायदा सब कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। अगर 80C में छूट मिलती और टैक्स का स्लैब थोड़ा सा बढ़ाया जाता तो आम आदमी, मेरा ऐसा मानना है कि राहत की ज्यादा सांस ले पाता। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय को इस बार कर के दायरे में लाया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की गई है। ई करेंसी भी जारी करने की घोषणा की गई है। ऐसे में कॉर्पोरेट्स, बड़े कारोबारी, इन सभी के लिए यह बड़ा बजट फायदेमंद दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बारे में क्या कहते हैं, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। 2022 के बजट की बात करें तो 3 है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने वाला बजट है। 7.5 लाख करोड़ का यहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए प्लान्ड है, जो ऑलमोस्ट 35% से भी ज्यादा की इंक्रीज है। क्लियर कट हमें बताता है कि ग्रोथ के ऊपर हमारा फोकस है। इवन अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। यानी कि जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उनमें से सबसे अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की आने की बात हो सकती है। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, ग्रोथ और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इस बजट को 10 में से 11 नंबर मिलने चाहिए। सेकंड समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये बजट बिल्कुल भी इलेक्शन सेंट्रिक नहीं था। मतलब कहीं पे भी हमें ज्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात सुनने को नहीं मिली, पॉपुलरिज्म बात सुनने को नहीं मिली। तो इलेक्शन फोकस बजट ये नहीं था, जो वापस से पॉजिटिव है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है कि क्रिप्टो करेंसी पे 30% का फ्लैट टैक्स लग जाएगा। इंडिया वन ऑफ दी पहली इकोनॉमी होने वाली है, स्पेशली बड़ी इकोनॉमीज में से, जिन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि भाई तुम्हें क्रिप्टो पे क्या टैक्स लगेगा या क्या नहीं लगेगा। साथ ही साथ इंडिया भी खुद का एक डिजिटल करेंसी जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, बहुत ही जल्दी लाने की बात कर रही है। स्टार्टअप को बूस्ट मिला है। स्टार्टअप को जो टैक्स का रिबेट मिलती है उसे 1 साल से बढ़ा दिया गया है। तो स्टार्टअप में जहां पे बहुत ज्यादा इंडिया का यूथ आज के दिन इन्वेस्टेड है, उनको इस बजट से प्रोत्साहन मिलेगा। ओवरऑल ये बजट इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत ही अच्छा है। विदेश से आने वाली मशीन सस्ती की गई है। कृषि के कुछ उपकरण सस्ते किए गए हैं। हीरे की कटिंग के सामान सस्ते किए गए हैं। कपड़े, चप्पल, मोबाइल, इन चीज़ों को भी सस्ता करके आम आदमी से बजट को जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन इनसे कोई राहत मिल पाएगी ऐसी उम्मीद नहीं है। जबकि गैस के दाम 1000 को छूने वाले हैं। पेट्रोल 160 से 100 के बीच, डीजल 90 से अधिक प्रति लीटर बिक रहा है और सरकार भी मान रही है एनर्जी फ्यूल की बढ़ती कीमतें महंगाई बढ़ा रही है और महंगाई आम आदमी का जीना दुर्भर कर रही है। बहुत ही प्रशंसनीय बजट केंद्र सरकार के द्वारा आज उद्बोधित हुआ है। जिस तरीके से बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो ग्रामीण लोग हो, किसान हो, अथवा गरीबों के मकान से लेकर शहरों के विकास तक संपूर्ण वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और निश्चित रूप से इस बजट में ना तो कोई चुनाव
अथवा ना किसी को लाभ पहुंचाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। ये बजट पूरी तरीके से देश हित को समर्पित होने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट घोर निराशाजनक है। ये भ्रमजाल है, कपोल कल्पित है। इसमें विकास की दिशा कहीं नजर नहीं आ रही है। महंगाई और बेरोजगारी जो आज चरम सीमा पर है, इनको कम करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। बजट में आम जन को झांसा दिया गया है कि 60 लाख नए रोजगार के अवसर तथा 30 लाख अतिरिक्त नौकरियों की अवसर प्रदान किए जाएंगे। हमारा सवाल है कि पहले भी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार उस वादे को क्यों नहीं निभा पाई। आज मध्यम वर्गीय परिवार घोर निराश है। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, न दरों में कमी की गई, न आयकर की सीमा बढ़ाई गई। ये बजट निराशाजनक है और आम जन को निराश किया है। मेरी नज़र में ये जो बजट आया है, ये भारतीय इकोनॉमी को एक नए पंख देकर आसमान की ऊंचाई तय करना है। वित्त मंत्री जी ने शुरुआती भाषण में ये बात कह दी थी कि ये अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। ये हमारे समझने वाली बात थी। देश के विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए तो इस बजट में बहुत कुछ है, परंतु सीधे तौर पे जो आम जनता महंगाई से ग्रस्त है या जो व्यापारी वर्ग हैं जो आर्थिक मंदी के बहुत टाइम से शिकार हैं, उनको सीधे तौर पे कोई राहत नहीं दी गई है। हमेशा बजट में मैंने एक बात देखी है कि किसान और कॉरपोरेट जगत की जरूर चर्चा होती है, परंतु मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे व्यापारियों को इसमें कभी राहत नहीं दी जाती। जबकि इस 2.5 साल के कोरोना काल पीरियड में सर्वाधिक मार इन दोनों वर्ग पे पड़ी है, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे छोटे व्यापारी हो। हमने ज्वेलरी सेक्टर में भी बहुत कुछ मांग करी थी। सोने में जो तस्करी होती है तो उसके आयात शुल्क को कम करने की बात करी थी, कैश लिमिट बढ़ाने की बात करी थी, लेकिन हमारी सभी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। मैं कुल मिलाकर इस बजट को अब की बार केवल औसत दर्जे का बजट मान के चलता हूँ। 2022-23 का केंद्रीय आम बजट हम कह सकते हैं दुनिया में भारत को महाशक्ति बनाने की ओर पहला कदम है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और नव भारत निर्माण का बजट है। जिस प्रकार से बजट को डिजिटल किया गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में दुनिया के अंदर भारत की अलग पहचान बनने वाली है। सभी वर्गों को इसमें समाहित किया गया है। किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, MSP बढ़ाई गई है, कृषि के उपकरण सस्ते हुए हैं और साथ ही साथ नाबार्ड के माध्यम से खेती को बढ़ावा देने की योजना भी लाई गई है। साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की भी योजना इस बजट में है। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है और 60 लाख नई नौकरियों के अवसर इस बजट के बाद खुलने वाले हैं। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भारतीय नई पीढ़ी को दी जा रही है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि डिफेंस हो, चाहे आर्थिक अर्थव्यवस्था हो, किसान हो, युवा हो, सभी को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 25 सालों का ब्लूप्रिंट इस बजट के माध्यम से तैयार हुआ है। ये बजट निश्चित रूप से भारत को आगे लेके जाएगा। मोदी सरकार ने 2022 का जो बजट दिया है, बैलेंस बजट है। हर वर्ग और हर क्षेत्र में पूरा ध्यान रखा गया है, चाहे वो निम्न आय वर्ग हो, मिडिल क्लास हो। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत चाहे हाईवे के निर्माण हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा आवास जिनके पास नहीं है उनको उपलब्ध कराना हो, सबका पूरा ध्यान रखा गया है। रिटर्न में अगर बाई कोई गलती होती है तो 2 साल में उसको करेक्शन करने की एक बहुत अच्छी पहल की गई है। और सबसे अच्छी बात RBI के अंतर्गत एक जो करेंसी चलाने की योजना है, डिजिटल करेंसी, ये हमारे देश में एक नया क्रांति का सूत्रपात करेगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि एजुकेशन फील्ड में भी मोदी सरकार एक बूस्टर डोज दे, क्योंकि 2.5 साल में अगर कोरोना से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोई हुआ है तो वो एजुकेशन फील्ड है। प्राइवेट स्कूल्स, उनसे जुड़े लाखों टीचर्स और एजुकेशन से जुड़ी हर चीज़, स्टेशनरी हो चाहे कुछ भी हो, उन पर जब सबसे ज़्यादा मार पड़ी है, तो इस बजट में मैं चाहूँगा कि एक बूस्टर डोज एजुकेशन फील्ड को दी जाए, जिससे कि वो थोड़ा सा उभर सके, आगे आ सके और एक सर्वाइव कर सके अपने आप को इकोनॉमिकली। ओवरऑल एक अच्छा बजट है, संतुलित बजट है, सबका पूरा ध्यान रखा गया है
और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री है, मैं उनको बधाई देता हूँ। बस एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एजुकेशन फील्ड में जो 2-2.5 साल में जो भी एक गिरावट आई है उसको थोड़ा सा। 2 लॉकडाउन के बाद जहां काम धंधे ठप हो गए हैं, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, ऐसे में जबकि 2021 में हर दिन करीब 32 व्यापारियों ने आत्महत्या की हो, व्यापारियों को भी बड़ी उम्मीद थी, छात्रों को उम्मीद थी। वैसे सरकार ने स्टार्टअप में कुछ रियायतें दी है, लेकिन उनसे काम चलने वाला नहीं। किसानों को काफी उम्मीदें थी, उनको दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सकती थी। गन्ने और अन्य दूसरी फसलों का समयबद्ध भुगतान करने की घोषणा की भी उम्मीद थी। मध्यम वर्ग को होम लोन में मिलने वाली ब्याज की छूट, 2 लाख से अधिक होने की आयकर स्लैब में राहत मिलने की कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव का साल भी आम आदमी को राहत नहीं दिला सका। 22-23 का केंद्रीय प्रस्तुत बजट संसद में जो वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये किसानों के लिए ना निराशाजनक है ना उत्साहजनक है, क्योंकि इस बजट में स्थायी कर्ज से मुक्ति और स्थायी आय की कोई घोषणा सरकार ने नहीं की है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि खेती, किसानी और गांव ये देश का आर्थिक आधार है। इसके लिए किसानों को गांव में रहने के लिए विवश किया जाए, गांव में रहने की सुविधाएं दी जाए। इसके लिए हमने कहा अतिरिक्त आय के साधन पैदा किए जाएँ, कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएँ, डेयरी उद्योग स्थापित किए जाए और महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार लघु उद्योगों की स्थापना की जानी आवश्यक थी, जिसकी घोषणा बजट में कहीं आसपास मुझे नज़र नहीं आ रही है। फिर भी हमारा कहना है कि किसानों के उत्पादन का लाभकारी मूल्य किसान को मिले, किसान को खेती से जोड़े रखना ही हमारा कृषि बजट का आधार होना चाहिए, जो इस बजट में हमें नहीं। विश्व की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए आज का बजट बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बजट के चारों ओर से लगाया जाना निसंदेह उचित है। साथ ही उनने इस बजट में जो संजोया है, दिव्यांगों को राहत दी गई है, ITR में 2 साल का प्रावधान किया गया है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी, समुद्र कनेक्टिविटी सभी को ध्यान में रख के ये बजट किया गया। ये बजट बहुत अच्छा है और सभी को इससे लाभ होगा। अभी वर्तमान में बेरोजगारों के लिए कुछ अच्छे पैकेज उनको देना चाहिए, क्योंकि कई लंबे समय से नौकरियां नहीं निकली हैं और जो लोग सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं उनको पता है कि हालात कितने बदतर हैं। ऐसे में जो एक्सपर्ट और टेक्निकल विभाग हैं, वैज्ञानिक हैं और कंजर्वेशन के विभाग हैं, उनके अंदर एक्सपर्ट की भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है। तो ये तो टेक्निकल विषय है जो एक दूसरे को सिखाया जाता है। ऐसे में जब नए लोग आ रहे हैं तो उनको कुछ आ नहीं रहा है, तो जो पुराने लोग रह गए हैं उनको एक्सटेंशन देना चाहिए, जबकि 7th पे कमीशन में इसका जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से कई बहुत सारे सेक्टर हैं। बजट जो भी गवर्नमेंट निकालती है वो अपने फेवर में निकालती है, और मोदी साहब जो शॉट मारते हैं वो तो गजब का शॉट होता है। उसका किसी को पता नहीं होता कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा। बजट को लेकर हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बीइंग अ हाउस होल्डर तो मैं ये कह सकती हूँ, जैसे हम लोगों ने सोचा था कि जो गैस है, जो रसोई गैस है, उसकी कीमतों में काफ़ी कमी आएगी, पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं वो कम आएंगे, उन चीज़ों को कमी होगी तो हमारा जो हाउस होल्ड जो खर्चा है उसमें थोड़ी सी रिकवरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युवा इस देश पे हमारे प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करता था। वो बोलते थे करोड़ों का रोजगार हर साल, पर जब देखा गया कि करोड़ों छोड़ो, यहाँ पे लाख नौकरियाँ तक नहीं निकलती। हम देखते हैं आज देश के अंदर रेलवे की नौकरी निकलती है, तो जैसे ही 3000-4000 पद के लिए हमारे 5-5 लाख लोग हैं ना, उसमें भरते हैं, तो उसमें नौकरी मिली कहाँ। और उसमें भी देखते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद भी बेचारे युवा इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद उनका नंबर नहीं आ पाता। तो मैं इस बजट से एक तो सबसे ज़्यादा निराशाजनक ये हूँ कि देश में अभी तक जो पढ़े लिखे युवा हैं और बेरोज़गार युवा हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको देश को मजबूत करना है तो युवाओं को मजबूत करो। बजट की घोषणा तो ऐसी है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 45 साल में
पहले बार इतनी बेरोजगारी और बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं, टैक्स के लिए कुछ भी नहीं, कहाँ से इनकम आएगी कोई बताने वाला नहीं है। वही पुराना पिटारा खोल दिया, 5 राज्यों को देखकर 5 राज्यों को दिया है, इसके अलावा कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया। किसानों को भी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कहने का मतलब है कि जब आप पेट्रोल डीजल को कम नहीं कर रहे, इनकम टैक्स को कम नहीं कर रहे, तो किस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। सत्यानाश कर दिया देश का। रसोई गैस के अंदर महिला वो हो रही है, इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनके पास बिल्कुल विजन नहीं है। इनके पास चुनाव को देखते हुए बजट बनाया है बस इन्होंने, और बिल्कुल जीरो है। हम देख रहे हैं अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों ने इस बजट को, राजन जैसे अर्थशास्त्रियों ने फेल माना है, और ये आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा दुर्गति खराब होगी देश की। सरकार ने जो बजट घोषित किया है आज, वो बहुत ही निराशाजनक है। खासतौर पे महिलाओं के लिए 2 साल से ज़्यादा होने आए कोरोना की मार पूरा भारतवर्ष सह रहा है। ऐसे में लोगों की जो नौकरी पेशा औरतें भी हैं, उनकी काम मिला नहीं उनको। उनकी जो इनकम थी, मोदी जी ने पहले नोटबंदी करके सारी जमा पूंजी निकलवा ली, उसके बाद में कोरोना की मार, उसके बाद में आपने महंगाई की मार दी है। तो सारे भारतवर्ष की औरतें मोदी जी के बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। केंद्र सरकार का जो आज का बजट है वो पूरी तरह से ना बेकार है, क्योंकि ना तो इसमें किसानों को कुछ दिया गया है, ना टैक्स रिलैक्सेशन मिला है, आम जनता को कुछ मिल नहीं रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई जो किस प्रकार कम करना था वो भी नहीं इन्होंने वो करा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने में लग रहे हैं। यहाँ की कुल मिला के जो ये बजट है, ये तो केवल ठोकी वो इनकी टाइम पास बर्बाद करा इन्होंने, आम जनता का, संसद का टाइम बर्बाद करा इन्होंने। ये आज जबकि कोरोना महामारी में गरीबों को जो टैक्स पे रहे उनको रिबेट मिलनी चाहिए थी, उनको ना सहायता मिलनी चाहिए थी। किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बजट का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आम आदमी, मिडिल मैन को किसी भी तरीके से कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ तो, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। अगर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है। आज के दिन आपका और हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन 8% से लेकर 10% के बीच का है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि टैक्स में हमें कुछ रिलीफ मिलेगी, पर वैसा हमें 1% भी चीज देखने को नहीं मिली। तो ये हो जाता है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस बजट का। बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नो बैड न्यूज इज ऑल्सो अ गुड न्यूज। मैं उस पक्ष में नहीं रहूंगा। अगर मिडिल मैन को कुछ भी अच्छी चीज नहीं मिली है, आम आदमी को कुछ भी अच्छा नहीं मिला है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिडिल मैन, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनके लिए कुछ भी खास नहीं था। तो 2022 का ये बजट आम लोगों की जिंदगी में और कितना असर डालेगा, इस सब पर भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए जननायक के साथ और देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। जय हिंद।